हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्ल, क्षार और लवण 2 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया है, अब ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट में हम इसको पूरा जो है चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है ना। इस पार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर, ठीक है ना। पार्ट 2, तो पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक। पार्ट फर्स्ट हो गया है। जिसने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है फिर चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। तो आइए देखते हैं इसके टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है चलो कलर सेलेक्ट हो गया। हाँ, सेलेक्ट हो गया, ठीक। चले चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो चैप्टर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। सेकंड जो है इसका वीडियो है, तो पार्ट 2 हम देख रहे हैं, ठीक। अब मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके रासायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या थे और ये कैसे बनते हैं। अब हम आ गए हैं सूचक में, ठीक है ना। तो सूचक होते क्या हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सूचक का प्रयोग क्या करते हैं, जो बोलते हैं, जैसे मान लो आपको अम्ल और क्षार, ठीक है ना, इनकी पहचान करना है, इनकी जो है हो, तो हम इनके रंगों को परिवर्तित करके या और भी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं, अम्ल और क्षार को। तो अम्ल और क्षार को पहचानने वाले जो कारक होते हैं या पदार्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक, ठीक है ना। तो सूचक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी हमारे सूचक कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के, ठीक। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन कौन से सूचक आते हैं, ठीक। तो पहला हो गया आपका प्राकृतिक सूचक। वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक का मतलब जाहिर सी बात है, आपके समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक सूचक का अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। तो नेचुरल का अर्थ तो समझ ही गए हैं, ठीक है ना, कि नेचुरल का अर्थ क्या होता है। तो नेचुरल का मतलब होता है जो ईश्वरीय होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है ना। तो पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक, ठीक। तो प्राकृतिक सूचक में जैसे मैंने ले लिया है लिटमस, ठीक है ना। तो अगर हम लिटमस को अम्लीय माध्यम में लाते हैं, तो आपका जो नीला लिटमस होता है, जब अम्लीय माध्यम में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल। और क्षारीय माध्यम में आएगा तो उसका मतलब लाल लिटमस जो होता है, जब क्षारीय माध्यम के अंतर्गत आता है तो वो कैसा होता है, नीला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, ठीक है ना। लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है वो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, लाल, और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, हरा बन जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हल्दी है, तो हल्दी, अब आपके दिमाग में होगा कि भाई हल्दी तो पीला ही होता है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल माध्यम में आता है तो अम्ल माध्यम में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अम्लीय माध्यम में पीला रंग ही रहता है। लेकिन जब क्षारीय माध्यम में आता है, क्षारीय माध्यम की स्थिति में लाते हैं, तो उसका रंग क्या होता है, लाल और भूरा, लाल भूरा कलर में बन जाता है, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो माध्यम है वो कैसा अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे। तो दूसरा क्या है, कृत्रिम अथवा संश्लेषित सूचक, ठीक है ना। 2 नाम से इसको जाना जाता है, कृत्रिम अथवा संश्लेषित सूचक। तो भैया ये क्या होते हैं, कृत्रिम। वैसे कृत्रिम शब्द से ही पता चलता है। तो कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित, ठीक है ना, मानव निर्मित, यानी मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक, ठीक है ना। तो
तो अब कृत्रिम सूचक को बनाता क्या है, देखो प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में कौन बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम अथवा संश्लेषित सूचक, ठीक है ना। अब संश्लेषित सूचक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सूचक हो गया अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन, ठीक है ना। तो इसमें हमने ले लिया फिनालेप्थीन है, ठीक है ना। फिनालेप्थीन क्या होती है, जब इसको अम्लीय विलयन के माध्यम में लाते हैं तो ये रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर क्षारीय विलयन के जो है संपर्क में आता है तो उसका कलर कैसा होता है, गुलाबी बन जाता है, ठीक है ना। तो और उदासीन विलयन में जब होता है तो भी रंगहीन ही रहता है, ठीक है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक। फिर है मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज जो अम्लीय विलयन के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन में होता है तो पीला बन जाता है, और उदासीन विलयन की क्रिया में क्या होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम सूचक को क्या कहते हैं, कृत्रिम अथवा संश्लेषित सूचक, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारा तीसरा जो सूचक है उसे हम क्या कहते हैं, गंधयुक्त सूचक, गंधयुक्त सूचक, ठीक है ना। तो ये सूचक जो होते हैं ये विशिष्ट गंध वाले होते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को गंधयुक्त सूचक कहते हैं, ठीक है ना। इनकी गंध जो होती है अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो जो आपका पदार्थ है अम्लीय माध्यम में रहेगा तो अम्लीय से जब क्षारीय तो उनके गंध क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वैनिला होता है, प्याज होता है, लौंग होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, गंधयुक्त सूचक होते हैं। जैसे प्याज है, प्याज, ठीक है ना। तो प्याज जो होता है प्याज, ठीक, प्याज, प्याज का रस, ठीक है ना। अगर प्याज के रस को हम, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में ले आते हैं, अम्लीय, तो अम्लीय माध्यम में इसमें जो गंध होगी तीक्ष्ण गंध होगी, ठीक है ना। कैसी होगी, तीक्ष्ण गंध, ठीक। और क्षारीय माध्यम की बात किया जाए तो क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं होता, ठीक है, गंधहीन होता, गंधहीन, ठीक है ना। क्या होगा, गंधहीन होता है, ठीक, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगला है भैया पीएच परिसर यानी पीएच रेंज, ठीक है। इसके भी एक या दो क्वेश्चन आ जाने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है जिसे हम पीएच परिसर कहते हैं। तो पीएच परिसर का जो वैल्यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशंस हो गया, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होता है यानी पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो गया, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आगे जो भी होते हैं, अगर ऐसे पीएच मान आ रहे हैं तो समझ जाना वो कौन से हैं, क्षारीय, ठीक। अगर पीएच मान लेस देन 7 आ रहा है, ठीक है ना, यानी पीएच का मान 7 से कम होगा, तो 7 से कम होने का मतलब क्या होगा, वो जो है क्षारीय अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पीएच मान जो है 7 के इक्वल आ जाता है तो समझ लेना वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कुछ वैल्यूज जैसे के बारे में पूछें तो अगर हम आपसे कहें कि जो आपका होता है सांद्र, ठीक है ना, HCl, तो सांद्र HCl का पीएच मान कितना होता है, तो याद रख लो इसका कितना होता है, 0, ठीक। अगर हम आपसे पूछ लें नींबू का रस, ठीक है ना, क्या पूछ लें, नींबू का रस, ठीक है ना, तो कुछ हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 2.5। अगर हम आपसे पूछ लें शुद्ध जल, ठीक है ना, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, इसीलिए आपका शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, ठीक है ना। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, 8.0 होता है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, क्या हो गया, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का अगर हम पीएच मान पूछें कितना बताओगे, 9.0 होता है, ठीक है ना। अगर हम सिरका का पूछ लें, किसका, सिरका,
तो सिरका का पीएच मान कितना होता है पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कितना होगा। 4.0, ठीक है। अगला ले लो दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है पता है? 6.5, ठीक है ना। अगला हो गया रक्त। रक्त मतलब ब्लड। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है ना। तो ये सब हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हो गया पीएच मान, ठीक है ना। तो पीएच मान कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला है पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग एच हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, एच प्लस। अब एच और जो है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एच प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव इक्वल टू कितना होता है? 1 × 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एच प्लस की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और इसको अगर हम चाहें तो इसका एक फार्मूला, मतलब इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻पीएच इक्वल टू एच प्लस, ठीक है ना। फिर से नए पेज पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ। अगर मान लो आपको, तो 10⁻⁻पीएच इक्वल टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। इस फार्मूले पे रख के डायरेक्ट आप पीएच मान आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक दो एग्जांपल्स जो है न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और उसको सॉल्व करवा देंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ पीएच मान होते हैं, पीएच मान की गणना करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है भैया साल्ट। साल्ट क्या होते हैं? तो लवण हो गए। तो लवण क्या होते हैं? तो लवण का निर्माण कैसे होता है? जब कोई अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले जो लवण होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण। और याद रखना लवण जो होते हैं जल का निर्माण भी करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में जानो। ये लिखा हुआ ना, उदासीनी अभिक्रिया, कभी कभी पूछ लिया जाता है उदासीनी अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो ध्यान रखना, जब कोई अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी क्रिया द्वारा क्या होता है? लवण और जल का निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आर्हेनियस ने कहा था, आर्हेनियस के अनुसार जो होता है हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम इसके बारे में जानें, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझ लो। अम्ल यानी कि HCl हो गया, ठीक है ना। HCl और प्लस क्षार यानी NaOH, ठीक है ना। तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl और प्लस किसका निर्माण करते हैं? H2 का, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये कंडीशंस है, तो ये आपकी कंडीशंस बनती है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार मिल करके लवण प्लस जल बनाते हैं। जैसे हमने ले ली HCl और NaOH हो गया, ठीक है ना। तो HCl प्लस NaOH, तो ये जब ये मिल के किसका निर्माण करते हैं? HCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलता है? जल, H2O, ठीक है ना। क्या होगा? H2O, जल का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन, ये अभिक्रिया आपकी कौन सी? ये इस अभिक्रिया को आप उदासीनी अभिक्रिया भी लिख सकते हो। उदासीनी अभिक्रिया में आप ये जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से लवण का निर्माण होता है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलो चलते हैं नए टॉपिक पे। तो नए टॉपिक में देखो क्या आ गया? साधारण नमक यानी कि NaCl, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। फार्मूला अभी मैंने बताया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? साधारण नमक यानी कि NaCl का निर्माण करते हैं, और क्या होता है? जल निकलता है, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड के उपयोग क्या होते हैं? क्या क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो भैया साधारण नमक भोजन पकाने के अतिरिक्त, यानी भोजन तो पकाने में काम आता ही है, अब इसका प्रयोग हम और कैसे कर सकते हैं? तो परिरक्षक के रूप में कर सकते हैं। रसायनों जैसे कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धामक सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, इन सभी के निर्माण में भी किसका? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, जैसे मान लो जो है जहाँ पे मतलब जिन देशों में भारी
संख्या भारी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब भारी संख्या में या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बर्फ़ गिरते हैं, ठीक है ना। तो बर्फ़ गिरते हैं तो वहाँ क्या होती है, बर्फ़ से आपकी सड़कें जो है पूरी ढक जाती हैं। तो उन सड़कों को जो है हम बर्फ़ से हटाने के लिए क्या करते हैं, नमक का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। तो जब नमक का बौछार करते हैं तो सड़क क्या होती है, ये जो है पिघल करके बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब पिघल करके बाहर हो जाते हैं मतलब बर्फ़ पिघल जाती है और जैसे सड़क क्या होता है, साफ़ हो जाती है, फिर आने जाने का रास्ता बन जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होती है, तो भाई सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो क्या होते हैं, कैसे बनता है ये, तो भाई इसको ध्यान रखना। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अब ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी तब क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो NaCl है प्लस जल हो गया, ठीक है ना। तो NaCl के जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा, तो यहाँ देखो एरो के ऊपर लिखा है ना विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब इसमें ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पे मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कहाँ पे मुक्त होती है, कैथोड पर, ठीक। अब चलते हैं नए टॉपिक पर। तो नए टॉपिक पे देखिए क्या लिखा है, कास्टिक सोडा के उपयोग। अब कास्टिक सोडा का उपयोग काहे में किया जाता है, तो भाई देखो सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है साबुनों में किया जाता है, ठीक है ना। अब मार्जकों को बनाने में भी किया जाता है, कृत्रिम वस्त्र जैसे रेस हो गया, कागज निर्माण हो गया, बॉक्साइट अयस्क होते हैं के शुद्धिकरण में, तेल शोधन में और अंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में, तो इन सभी में किसका निर्माण करते हैं, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, ठीक है ना। तो इनको आपको ऊपर ऊपर तेजी में पढ़ लेना है। अब इसके बाद आ गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया ध्यान दीजिए, क्या आ गया, विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो ये तो इसके साधारण नाम होते हैं। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो भाई इसको रासायनिक नाम में हम क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, ठीक है ना, या क्लोराइड ऑफ लाइम, तो इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। बात रही इसका सूत्र की, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अगर हाँ आपसे अणुभार पूछ लिया जाए कि इसका अणुभार क्या होगा, तो अणुभार, तो ध्यान रखना है इसका अणुभार जो होता है वो कितना होता है, 127 होता है, कितना होता है, 127, ठीक। अब विरंजक चूर्ण बनाई कैसे जाती, बनाने की विधियाँ कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए शुष्क यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये है, ये काहे का सूत्र होता है, बुझा चूना, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करते हैं, क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन की क्रिया से क्या बन जाता है भैया, तो क्लोरीन की क्रिया से बन जाता है विरंजक चूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं, CaOCl2, और साथ में क्या निकलता है, जल, ठीक। तो ये हो गई विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के गुण, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या कह रहा है। तो अगले स्लाइड पे इसके भौतिक गुण आ गए हैं, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में क्या होते हैं, कैसे हम भाई अगर भौतिक गुण जो होते हैं, है ना, कैसे हम देखें, तो विरंजक चूर्ण जो होता है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और चूर्ण के रूप में होता है, ठीक है ना। अगर इसको जल में घोला जाता है तो अल्प विलेय होता है, यानी ये पूरी तरह से जल में नहीं मिलता, और इसका कारण होता है कि इसमें जो है घुलित अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ जो हैं घुलित होती हैं, ठीक। और अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो जल का रंग जो होता है वो कैसा होता है, दूधिया हो जाता है, यानी दूध के कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है, ठीक। क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन की गंध आती है, ठीक।
अब आ गए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या आ गए, रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ध्यान रखिए बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके जो है जान लेते हैं। पहले तो जब इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, गर्म जल से करेंगे, तब क्या होगा, गर्म जल से क्रिया या अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया, ठीक। तो गर्म जल से अभिक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण के क्या इफेक्ट निकलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब विरंजक चूर्ण को जल में जो है घोल करके गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है, क्लोरीन गैस। आप ध्यान दीजिए CaOCl2 ये हो गया, ठीक है ना। और इसके जले है ना H2O, पानी भी तो मिलाओगे ना, ये हो गया। और इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये डेल का अर्थ क्या होता है, गर्म करना, ठीक है ना। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, पहले तो क्लोरीन गैस मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या बन जाता है, तो ध्यान रखना साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो गर्म जल से अपक्रिया करने पे क्या बनता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और साथ में क्या होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी गर्म जल से क्रिया, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हमारी क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो नंबर 2 हमारी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है ना। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, प्रभाव, ठीक, ये हो गया। तो ऊष्मा का प्रवाह देखिए क्या होता है। तो कहने का मतलब जब इसे गर्म करने पर अपघटित होकर ये ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना, कौन, आपका जो है विरंजक चूर्ण। तो देखो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, CaOCl2, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया जाए, ऊष्मा यानी कि गर्म किया जाए। तो इसको सीधे से गर्म कर दो, इसमें कुछ ना मिलो, ठीक है ना। तो जैसे इसको गर्म करोगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा, CaCl2, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ में इसमें क्या होती, ऑक्सीजन भी निकलती, O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान रखना भाई केमिकल इक्वेशंस है, तो केमिकल इक्वेशंस में आपको क्या करना है पता है ना, बैलेंसिंग बराबर कर लेना है। तो बैलेंसिंग बराबर करने के लिए देखो क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 दूना 4 Cl हो गया, तो 2 से इसको अब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी बैलेंसिंग भी बराबर कर लेना, ठीक है ना। तो ऊष्मा का प्रवाह यानी जब हम विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। तो CO2 से क्रिया करने पर क्या बनता है, ये ध्यान ले लेते हैं, ठीक है ना, CO2 से क्रिया। तो भैया CO2 से क्रिया में क्या होती है, तो देखो जब हम विरंजक चूर्ण को CaOCl2 की क्रिया किससे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो ध्यान रखना इसमें क्या होती है, Cl2 का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, CaC, हाँ, फिर साथ में मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो आई होप आपको इसके रासायनिक गुण समझ में आ गए, ठीक है ना। तो इन रिएक्शनों को ध्यान रखना, इन रिएक्शनों को आपको बार बार करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने से तैयार होंगे। तो इनको आप बार बार एक बार कॉपी मतलब वो करने के बाद बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करने से, अगर एक बार मान लो आ गया तो उसको 24 घंटे में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले उस पर। तो अगले टॉपिक में क्या कहना है, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण के उपयोग। आप ध्यान रखना विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में किया जाता है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे याद रख लो कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। यानी जैसे मान लो जो है जल है, ठीक है ना, तो जल में जो जीवाणु होते हैं तो उनको, ये देखो यहाँ लिखा, जल का शुद्धिकरण करने में, ठीक है ना। तो जल में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है और चीनी को सफ़ेद करने में भी विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म बनाने में भी विरंजक चूर्ण का ही निर्माण किया जाता है। और जो ऊनी कपड़े होते हैं तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये है विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है ना। अब कुछ रासायनिक समीकरण जब हम आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें देंगे। ठीक है ना। तो उन सभी में तो इसका जो पार्ट 3 रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो पार्ट 3 में हम लोग उसका जिक्र करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है वो देख लीजिए। ठीक है ना। तो अगले टॉपिक में क्या है, बेकिंग अथवा खाने वाला सोडा। ठीक है ना। तो खाने वाले सोडे का भाई रासायनिक नाम क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो रासायनिक का नाम जो होता है इसका वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ध्यान रखना है इसका जो अणुभार होता है ना, अणुभार की अगर हम बात करें तो अणुभार ध्यान रखना है, इसका अणुभार कितना होता है, 84 होता है, 84। ठीक है ना, इसका अणुभार कितना होता है, 84 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला है निर्माण की विधियाँ। ठीक है ना। तो इसका निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है ना। अब हो गया है भाई भौतिक गुण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है जो जल में विलय होता है, यानी ये जल में पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। ठीक, अब देखो रासायनिक गुण, फिर से आ गया रासायनिक गुण। तो इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो रासायनिक गुण में हम सबसे पहला अपघटन देखते हैं इसका। तो सबसे पहला अपघटन हम जल अपघटन देखें। ठीक है ना, जल अपघटन, यानी जल से ये क्रिया करके क्या बनाता है, तो जल अपघटन। ठीक, चलिए देखते हैं। तो भाई देखो सोडियम यानी कि NaHCO3, ठीक है ना, क्या हो गया, NaHCO3, ये हो गया। ठीक है ना। अब इसकी क्रिया क्या होती है, जल से करते हैं H2O। ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना, जब जल से इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है, सबसे पहले तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है ना। और फिर साथ में क्या बन जाता है, कार्बोनिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, H2CO3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, H2CO3। ठीक, तो ये आपका जो होता है प्रबल क्षार होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर इसकी हम क्रिया किससे कर दें, अम्ल से, तो अम्ल से क्रिया। ठीक है ना, क्या लिखोगे, हेडिंग डाल लेना, अम्ल से क्रिया। ठीक भाई, नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है ना, नोट्स बनाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है ये जानो। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, NaH, ठीक है ना, NaHCO3। ठीक है ना। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, अम्ल से। तो अम्ल में क्या मिला दिया हमने, H2SO4। ठीक है। तो जब H2SO4 से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, सबसे पहले तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। ठीक है ना, सबसे पहला काम तो ये हो गया। ठीक, प्लस और क्या बन जाएगा भाई, और बनेगा जल H2O। ठीक, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक, अब ध्यान रखना इसकी बैलेंसिंग बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इसकी हम बैलेंसिंग बराबर कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग बराबर करने में भाई यहाँ सोडियम के 2 अणु हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये 2 है। ठीक है ना, ये क्या है, 2 है। ठीक, और फिर यहाँ पे हमारी क्रिया ये हो गई, तो 2 2 4, यानी 2 से इसको भी गुणा कर दो। ठीक है ना, ये हो गया 2,
ये हो गया 2, ठीक। तो ये हो गया, और कहाँ पे C की संख्या 2 हो गई, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 2, ये हो गई। तो बैलेंसिंग हो गई। तो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट बनाता है, ठीक है ना। अब चलिए नंबर 3 पे देखते हैं। तो नंबर 3 में हम इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, धातुओं से। किससे करा देते हैं, धातु से। तो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक। तो धातुओं से अब क्रिया में मान लो हमने ले लिया क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसमें क्या मिला दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक। तो क्या बनेगा भैया, देखते हैं, ठीक है ना। तो जिंक सल्फेट में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो सबसे पहले ये बन जाएगा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है ना। साथ में क्या बनेगा भैया, जल बन जाएगा H2O, और साथ में निकल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसकी भी बैलेंसिंग बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या इसकी बैलेंस बराबर होगा, तो यहाँ सोडियम की संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 से इसको गुणा कर दो, ठीक है ना। अब 2 2 3, हाँ ठीक, ये हो गए। इस तरह से इसकी बैलेंसिंग बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये है रासायनिक गुण। अब इसके कुछ अगला प्रॉपर्टी जो है वो ये है खाने के सोडे के उपयोग। अब खाने के सोडा का उपयोग हम किस में करते हैं, आमाशय, आमाशय मतलब पेट की जो अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए हम खाने वाले सोडे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। झाग युक्त पेय पदार्थों व गोलियों के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्र में, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें खाने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, ठीक है ना, उसके निर्माण में भी। चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोग यानी जो त्वचा वाले रोग होते हैं उनके निदान में भी हम मतलब खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कोई भी रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना, उसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जरूर प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध मान लो फटने वाला, तो अगर हम उसमें खाने वाला सोडा मिला देंगे तो उसकी समय जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 1 घंटे में फटने वाला है, तो अगर आप उसको मिला दोगे तो क्या होगी, उसकी समय बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये होते हैं खाने वाले सोडे के उपयोग, ठीक है ना। इतने चीज़ों में हम इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक। अगला है धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक। तो धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, और इसके 10 अणु जल के होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार लिख लो, अणुभार कितना होता है, तो इसका अणुभार होता है भैया कितना, 286, कितना होता है, 286, ठीक। अब इसकी निर्माण की जो विधियाँ हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्टली नहीं बन जाता कि एक ही बार में बन जाता है। इसको निर्माण करने के लिए हमें 3 बार इसकी क्रिया करनी होती है। तो 3 बार की क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र, जो आपका सांद्र विलयन होता है, ठीक है ना, उसमें अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है ना। तो अगर आपसे खाने वाले सोडे का और वो करें तो और अन्य जो है विधियों में आप ये विधि भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का अन्य विधि है कि सोडियम क्लोराइड में अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर भी क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और साथ में क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से जो है फिल्टरेट करते हैं यानी सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर क्या कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये अजल होता है, यानी इसे हम सोडा क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा क्षार। अब सोडा क्षार के को जो है जल में क्या किया जाता है, घोलते हैं यानी विलय करते हैं, और इसके 10 अणु जो होते हैं धावन सोडा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका खाने वाले वॉशिंग सोडा का निर्माण
होता है। तो ये प्रक्रिया अभी कितनी कंडीशंस में होती है? 3 कंडीशंस में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो क्या होती है इसकी क्रिया, आगे देखो। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण से पहले हम इसके भौतिक गुण के बारे में भी जान लेते हैं। भौतिक गुण, ठीक है ना, टाइपिंग में रह गया है, ठीक है ना। भौतिक गुण तो क्या होते हैं भौतिक गुण, पहले इसके बारे में जान लो। तो भौतिक गुण में याद रख लो कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसको अगर जल में घोलते हैं तो वे विलय होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, यानी इसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। और अगर हम बात करें अगला जो है, तो ये नेजल सोडियम कार्बोनेट जो है चूर्णित अवस्था में होता है, और इस चूर्ण को हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। और इसके जब जलीय विलयन में इसका सांद्रण करते हैं तो जलीय विलयन में सांद्रण करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब इसके रासायनिक गुण देखें, ठीक है। तो रासायनिक गुण में क्या होती हैं ये देख लेते हैं। तो भाई देखो ध्यान से देखना कि जो आपका जो है सोडियम कार्बोनेट होता है यानी कि Na2, ठीक है ना, CO3 और फिर क्या हो गया 10H2O, 10 अणु होते हैं जल के, ठीक। तो इसको क्या किया जाए, वायु में खुला छोड़ दिया जाए। कहाँ, वायु में खुला छोड़ देते हैं। तो जब ये वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या बनता है, यहाँ बन जाएगा Na2, है ना, क्या बन जाएगा Na2, ठीक है ना, CO3 और H2O प्लस 9 अणु जल के जो होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट होता है, ठीक है, Na2CO3 और फिर क्या हो गया H2, ठीक। तो इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और प्लस पानी जो होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होती है इसकी ऊष्मीय प्रवाह, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्या कंडीशंस होगा तो वो ध्यान दो। तो धामन सोडा के उपयोग, यानी हम खाने में मतलब ये धोने वाले सोडे का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में, धातु शोधन में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, धातु कार्बोनेट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, कांच की बर्तनों में जो चिकनाइयाँ होती हैं उन चिकनाइयों को दूर करने में, और कपड़े धोने के लिए जो अपवांजक बनाए जाते हैं उसके रूप में, बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक, सुहागा और इन सभी को निर्माण में भी करते हैं, और जल की कठोरता को दूर करने में भी धामन सोडा का निर्माण किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपका आ गया इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे ख्याल से आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो आ गया है 33 नंबर्स पे, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्टकट में इसको हम POP के नाम से भी जानते हैं, POP, ध्यान रखना, ठीक है, POP। तो क्या नाम होता है इसका, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका रासायनिक नाम। तो POP का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, और इसमें आधा अणु किसका होता है, जल का, ठीक है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो याद रखना, जब कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जिप्सम, ध्यान रखना। इस जिप्सम को क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है, और गर्म करके जब इसका निर्जलीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है ना। CaSO4, फिर जो आपका इसमें जो जिप्सम होता है, इसमें 2 अणु जो होते हैं जल के होते हैं, तो इसका क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। निर्जलीकरण किया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, किसका निर्माण होता है, POP का, ठीक। चलो अब देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण से पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, भौतिक गुण, ठीक। भौतिक गुण क्या होते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखना, जो POP होता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में क्या होता है,
अविलय होता है, यानी पूरी तरह से जल में विलय नहीं होता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इसके रासायनिक गुण में। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक गुण में सबसे पहला प्रक्रिया किससे करा देते हैं? जल से। जब ये जल से क्रिया करता है तो क्या होता है? ठीक है ना, जल से क्रिया। ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए। ठीक, तो ध्यान रखिए, जब हम इसकी क्रिया जल से कराते हैं तो जल से कराने पर किसका निर्माण होता है? जिप्सम का निर्माण होता है। और ये क्या करती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सहायक होता है। ठीक है ना, ये आपका पीओपी जो सीमेंट होता है उसको जमाने में सहायक होती है। और ये याद रखना कि ये क्रिया जो होती है उसमें छिपी अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो इसकी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है ना, और प्लस 3/2 H2O। ठीक है ना, इसकी जब क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, ये हो जाता है। इस तरह से इसका निर्माण होता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम दूसरे टाइप में लिखना चाहें तो दूसरे टाइप में देखो, दूसरा प्रकार से भी होता है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो इसको? CaSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, प्लस 3H2O। ठीक, अब ये क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होगी। ठीक, अब इसकी बैलेंसिंग बराबर कर लो, तो 2 से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर, बन गया। तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ, खिलौनों के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण करने, अलंकरण का मतलब अच्छे अच्छे चित्रकारी करने में के कार्य में भी किया जाता है। और अगला उपयोग इसका है, इसे अग्निरोधक पदार्थ में भी किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, बस आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो कल हम मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जिनके बारे में आपको पहले मतलब जानते नहीं। ठीक है ना, एज ए ये मान लीजिए कि हम उसके जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे वो ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय।